सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियरवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। चलिए, कैसे हैं आप सभी, बताइए एक बार, क्या हाल चाल है बच्चों? नीरज, गौरव, नितेश, अंशिका, रणवीर, सभी का नमस्कार। दीपक, हाँ जी बच्चों, बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था, उसके आगे स्टार्ट करें। अच्छा, सेकंड टॉपिक टिश्यू, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है उतक, टिश्यू। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। यूजुअली अगर मैं बात करूं तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये उतक, और समझने में ना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको फिर कहूँगा एक बार। सेल समझना आसान है क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ ना, सेल में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे उतक की, तो उतक के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं ये कहूँगा। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि एक बार जो जूलॉजी होती है, जंतु जो विज्ञान है, वो आसानी से याद हो जाती है, आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी बॉटनी की, बॉटनी का मतलब पादप विज्ञान, क्योंकि उतक जो आप पढ़ोगे मेजर तौर पे, ठीक है, हम अपने एनिमल टिश्यूज की यहाँ पर बात कम करेंगे, मेजर तौर पे हम यहाँ पर प्लांट के टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो पादप ऊतक हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ, आराम से इस टॉपिक की जो थीम है उसको सुनेंगे ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। तो भाई टिश्यू यानी कि ऊतक। देखो क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं, मैंने आपको कल भी ये बात समझाई होगी कि जब समान प्रकार की कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, है ना, जब समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह, एक ग्रुप बनता है जिनकी उत्पत्ति और जिनका कार्य समान है। समझ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति और जिनका कार्य जो है समान है। मतलब मान के चलिए कि अगर, जैसे मैंने कहा कि जो आपकी WBC हैं, ठीक है, जो आपकी जो WBC हैं, तो अगर उनकी उत्पत्ति, है ना, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड कॉर्पस वगैरह हैं, RBC WBC, अगर इनकी उत्पत्ति, ठीक है, आपके अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होती है अगर, तो फिर वहीं पर होती है, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान से समझिए। तो हाँ बिल्कुल, आज ही ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नया टॉपिक है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपकी बायो का, टिश्यू नाम है, ठीक है। तो उनकी जो वो है उत्पत्ति है, वो एक ही जगह से है, ठीक है। और जब जब आरबीसी आपके शरीर में बनेगी तो उसकी उत्पत्ति वही होगी जहां पे वो बनेगी। हालांकि मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, या अगर कोई माँ के पेट में अगर कोई बच्चा है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक एडल्ट की बात कर रहा हूं। तो जो व्यस्क लोग होते हैं, है ना, व्यस्कों के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, RBC WBC प्लेटलेट्स ये सब कहाँ बनते हैं? ये सब आपके अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान से समझें। और जाके खत्म कहां पर होते हैं? तो आप बोलोगे सर खत्म होते हैं जाके स्प्लीन यानी कि प्लीहा नाम के एक, ठीक है, नाम के एक ऑर्गन है। बेटा आवाज एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर है, क्योंकि और बच्चे नॉर्मल कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो अमरेंद्र अपनी तरफ से देखो बेटा। तो ये हो गया भाई हमारी चीज। तो उत्पत्ति और कार्य सबके समान है। अगर मैं बात करूं हमारी जो आरबीसी है, तो अगर आरबीसी का काम है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिसंचरण करना, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को अगर कोई लेकर जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर कोई लेकर जा रहा है, तो वो कौन लेकर जा रहा है? वो लेकर जा रही है आपकी आरबीसी। क्या भाई कुलदीप, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? ठीक है, फालतू का कमेंट ना करो। अमरेंद्र आपकी तरफ से दिक्कत है बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो इस बात को समझो कि हाँ, तो आरबीसी का काम क्या है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण करना, ऊपर से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन को लेकर जाना। हर एक कोशिका के पास रेस्पिरेशन के लिए यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन को पहुंचाना आपकी आरबीसी का काम है, ठीक है। इस बात को समझिए। आपके ब्लड का काम है, और ब्लड के अंदर कौन है? ब्लड के अंदर आरबीसी है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का काम है आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, आगे चल के बात करेंगे। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है,
बहुत प्रकार की आइसोनोफिल्स है ना, जो बहुत प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। तो उनका काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी का काम है आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसको बनाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे कोविड के दौरान जिनको कोविड ने बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, इसलिए उन लोगों को कोविड ने कोई भी इंपैक्ट नहीं किया। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी उनको कोविड ने इंपैक्ट किया, और जो बहुत ज्यादा वीक थे उनकी डेथ भी हो गई। कुछ ऐसे थे जो इम्यूनिटी वीक थी लेकिन रिकवर कर गए, दवाइयां दी गई रिकवर कर गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो डेथ हो गई जिनकी, और कुछ ऐसे भी थे जिनको शायद हुआ भी होगा तो अपने आप उनके शरीर के अंदर जैसे ही कोरोना वायरस एंटीजन उनके शरीर में पहुंचा, अपने आप उनके शरीर ने एंटीबॉडी बना ली, तो उनको कोरोना कभी होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो कई प्रकार की चीजें। तो आप ये देखिए कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या? डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिसंचरण करवाना, सेल के पास, हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन लेकर जाना, ये इसका काम है। तो अगर मैं बात करूं कि कई सारी जब आरबीसी मिल जाएंगी, तो एक आरबीसी अगर वो काम कर रही है, तो जितनी आरबीसी आपके खून में है ना, जितनी मिलियंस में होती है आरबीसी, ठीक है, मिलियंस के अंदर होती है आरबीसी, तो सभी आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिसंचरण। सभी, एक डब्ल्यूबीसी अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ठीक है, मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को अगर बना रही है, हालांकि 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है और पांचों का काम अलग अलग है आपके शरीर में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो शरीर की इम्यूनिटी को ही बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बेटा यहां पढ़ो महक, जो चीज यहां पढ़ाई जा रही है ना यहीं पर पढ़ो, चैनल वैनल कुछ नहीं। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं तो एक डब्ल्यूबीसी अगर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही थी, तो सभी प्रकार की डब्ल्यूबीसीज आपकी इम्यूनिटी को ही बढ़ाएंगे। तो कार्य क्या है? सभी का समान है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं, सबका काम क्या है? सबका काम है सेम, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो समझ रहे हैं इस बात को? बेटा वो सेल, हाँ तो आप लोग कह रहे थे ना नोट्स का, तो मैंने सेल टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया उसके नोट्स दे दिए मैंने टेलीग्राम पे, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने नोट्स डाल दिए हैं, एप्लीकेशन पे भी दे दिए हैं, थोड़े टाइम में एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इस बात को। तो टिश्यू क्या है जरा समझिए इस बात को, ठीक है। समान कोशिकाओं का ऐसा समूह। समान कोशिकाओं का मतलब अगर आरबीसीज हैं तो आरबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी नहीं मिला दोगे आप, या कह लीजिए लिवर की कोशिका है तो लिवर की कोशिका के अंदर आप किडनी की कोशिका, नेफ्रॉन नहीं मिला देंगे, या न्यूरॉन अगर आपके ब्रेन की सेल हैं तो न्यूरॉन के साथ आप किडनी की सेल, नेफ्रॉन को नहीं मिला देंगे। आप समझ रहे हैं? अलग अलग तंत्र की अलग अलग कोशिकाएं हैं और वही आपस में समूह बनाएंगे, ठीक है। तो समान कोशिकाओं, समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका या जिनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या हो गया बेटा? ओरिजिन। ठीक है, समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन तथा कार्य, तथा कार्य यानी कि कार्य की बात करूं तो फंक्शन, समान होता है। ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन तथा फंक्शन यानी कि कार्य समान होता है। ठीक है सर, फाइल में डिफ्यूजन की परिभाषा दूसरा है और आप डिफ्यूजन की परिभाषा दूसरा लिखे हैं, कौन सा याद करें? बेटा एक चीज समझो, जो मैंने आपको यहां पर, जस्ट अ मिनट,
हाँ बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बात करा कि निर्माण करती है तो ऊतक कहलाती है, ठीक है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि जो मैं यहाँ पर चीज़ें लिखवाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके समझने के लिए चीज़ है। मैं किताब की एक एक चीज़ आपको, ठीक है, डिट्टो वैसी नहीं लिखवा सकता, ठीक है, कोई भी नहीं लिखवा सकता, कोई टीचर नहीं लिखवा सकता, आपको ये बात पता है। तो बेहतर है कि आप अपना खुद का दिमाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अमन, आपके पास दिमाग नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ये पूछ रहे हैं कि आपने डिफ्यूजन की कुछ और परिभाषा लगाई, वहाँ कुछ और है। अरे ऑब्वियस सी बात है, जो फाइल आपको दी गई है वो मेजर आपको वही याद करनी है, जो फाइल आपको दी जाएगी ना वही आपको मेजर तौर पे याद करनी है। यहां पर तो आपको चीजें समझाई जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज समझिए इस बात को, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें, है ना, परिपक्व इंसान है आप। चलिए, तो ये हो गया आपके ऊतक, ठीक है, ऊतक के बारे में, ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो ऊतक हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऊतक की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऊतकों का अध्ययन। जो ऊतकों का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं इस बात को, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हिस्टोलॉजी। बच्चों, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। गौरव भाई, आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है, ठीक है। पहली बात, आप कह रहे हैं हु इज द लार्जेस्ट टिश्यू, है ना, तो हु नहीं होता, है ना, विच यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें लार्जेस्ट टिश्यू तो ऑब्वियस ही बात है न्यूरॉन्स जो होंगे वही बनाएंगे, ठीक है, नर्वस टिश्यूज। चलिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। जल्दी से बताइए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। तो टिश्यू के बारे में एक जो सामान्य जानकारी हो सकती थी वो हमने यहां पर लेने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ये ऊतक हैं, इन ऊतकों को दो हिस्सों में हमने डिवाइड करा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो मैं आपको ऊतक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि अगर कभी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, अगर कभी ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ के लिए कौन कौन से ऊतक हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान से समझिए। देखो गौरव बेटा, मैं फालतू के कमेंट्स के आपका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, ये फालतू का ही कमेंट था। अब आप मेरे से ये पूछे हमारे शरीर में कितनी सारी कोशिकाएं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई इंसान इसको नहीं बता पाएगा। मिलियंस ही बोल सकते हैं हम कि भाई मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हाँ, अब आप पूछ रहे हो हमारे शरीर में कितने सारे टिश्यू हैं, पता नहीं कितने टिश्यू हैं, फालतू की चीज़ गौरव। देखो मैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझो, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो हमारे ये टिश्यू होते हैं, जो हमारे ये टिश्यू होते हैं, इन टिश्यूज को हमने डिवाइड करा है दो हिस्सों में, ठीक है। टिश्यूज को हमने डिवाइड करा है। मैं आपको ये जो डिवीजन है धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, आराम से, पहले ध्यान से समझो। सबसे पहले जो टिश्यूज होते हैं उनको हमने बांटा है दो हिस्सों में। एक को हमने कहा परमानेंट टिश्यूज और एक को हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। लिखता हूं मैं इस बात को, मेरिस्टेमेटिक, एक को हमने नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या एक काम करता हूं टिश्यू नीचे लिख देता हूं। हिंदी में हम इसे कहते हैं विभज्योतिकी, विभज्योतिकी ऊतक, नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभज्योतिकी ऊतक, पहला, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने नाम दिया है टिश्यूज को, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो दूसरे नंबर पे है परमानेंट, दूसरे नंबर पे है बच्चों परमानेंट टिश्यूज, ठीक है।
यानी कि हिंदी में कहेंगे बच्चों स्थायी ऊतक। क्या बोल देंगे हम इसे क्या देंगे, स्थायी ऊतक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो अब आपको यही चीज समझनी है कि पहले तो ये दोनों हैं क्या, फिर हम मेजर कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे फर्दर। मेरिस्टेमेटिक आगे जाके आपको मिलेंगे 3 प्रकार के, है ना। एपिकल है, एपिकल के साथ साथ लिटरल है ना। इसके अलावा नहीं बेटा, वो चीजें होंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, हम सारी चीजें कराएंगे आपको। ठीक है, पहले बेसिक तो समझो, सारे के सारे कराएंगे। ठीक है, अभी बेसिक है, बेसिक जो चीज कराई जा रही है उसको प्लीज ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि इसके अंदर भी कई प्रकार के इंटर कैलरी हैं, अपिकल हैं, है ना, लेटरल हैं। फिर इधर आओगे आप आगे जाके, फिर यहाँ पर आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दोगे, है ना। आपको इसमें फिर जाइलम फ्लोएम, आपको वस्कुलर टिश्यूज वगैरह, है ना, जो वेस्कुलर होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पेरेन्काइमा है, स्केलेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, मतलब कई प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स के जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप बताओगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को प्लांट के प्रारंभिक ऊतक या फिर प्राइमरी टिश्यूज कहा जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, कमेंट एक बार ये बता दो, यस कर दो कि तुम लोग को वीडियो और ऑडियो सब सही सुनाई दे रही है, दिख रही है अच्छे से, क्योंकि बहुत देर से किसी का कमेंट नहीं आया। या तो तुम इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हो कभी कभी कि चुपचाप एकदम बैठ के टीचर की आवाज सुनते हो, कभी कभी तुम एकदम तूफान मचा देते हो, है ना, कि नहीं मेरा कमेंट मेरा कमेंट मेरा कमेंट। हाँ ठीक है, देख बढ़िया। चलो, तो इस बात को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इस बात को। अभी लिखना नहीं, बाद में आराम से चीजें लिखवाऊंगा। तो पहली बात हमने क्या देखी बच्चों, पहला पॉइंट हमने यहां पर ये देखा कि ये हैं हमारे प्राइमरी टिश्यूज। ठीक है, ये कैसे टिश्यू है बच्चों, ये हमारे प्राइमरी टिश्यू। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना कि एक पादप के अंदर, एक प्लांट के अंदर जो सबसे पहले टिश्यूज आएंगे, ठीक है, जो सबसे पहले टिश्यूज आएंगे वो कौन से आएंगे, तो वो सबसे पहले टिश्यूज आएंगे प्राइमरी टिश्यू, जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभज्योतिकी ऊतक। ठीक है, सबसे पहले यही डेवलप होंगे एक प्लांट के अंदर। फिर क्या होगा कि ये ऊतक जो हैं ये कहां कहां पर आ सकते हैं, तो उसको समझिए बच्चों। जहां जहां पर देखो, एक पादप के कई सारे हिस्से होते हैं, है ना, ग्रोथ वाले कई प्रकार के हिस्से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पौधा बड़ा हो रहा है तो उसका रूट का मतलब उसकी जड़ें उसकी नीचे तक गहरी होती जा रही हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूट बढ़ती हैं, जड़ों के अंदर वृद्धि होती है। एक पादप जो छोटा सा था बड़ा होकर धीरे धीरे एक अच्छी खासी ऊंचाई को क्या करता है, ले लेता है। तो अगर इतनी लंबी उसकी ऊंचाई, मतलब एक ऊंचा अगर वो पादप हो गया, वो पेड़ अगर बन गया, इतना ज्यादा ऊंचा अगर वो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई में भी वृद्धि होती है समय के साथ साथ, है ना। एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ जो ऐसा दिखाई देता था फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब जब उसके अंदर वृद्धि हो गई, ठीक है, तो वृद्धि हुई तो उसका जो ये सेगमेंट आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो सेगमेंट है, चौड़ाई, उसकी चौड़ाई क्या हो गई, उसकी चौड़ाई बढ़ गई, देख रहे हो। अब वो पेड़ कुछ ऐसा हो गया, उसकी चौड़ाई बढ़ गई है, देखो ये विथ में, है ना, इसको गर्थ कहते हैं, गर्थ, GIRTH, गर्थ, आगे बात करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि वृद्धियां कहां कहां पर हो रही है, तो वृद्धि जड़ में भी होती है। ठीक है, वृद्धि कहां पर होती है, वृद्धि जड़ में भी होती है। वृद्धि बेटा ऊंचाई में भी होती है ना, लंबाई जिसको हम कह सकते हैं ऊंचाई वगैरह, तो उसमें भी वृद्धि होती है। और वृद्धि तो चौड़ाई में भी हो रही है, आप देखिए, समझ रहे हैं। तो प्लांट के वो सारे के सारे सेगमेंट, या कह लीजिए एक पादप में, एक पौधे के वो सारे के सारे भाग जहां पर वृद्धि हो सकती है, तो उन वृद्धि वाले स्थानों पर कौन से प्रकार के ऊतक होंगे, तो आप कहोगे सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो हिंदी में क्या कहते हैं, विभज्योतिकी, तो हम कह सकते हैं विभाजन। ठीक है, और ज्योतिकी, यहां पर ज्योति को यहां पर सेंस दिया गया है फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में। हम एक तरह से आप इसको ना लेकर इस सेंस में ले कि हाँ भाई, एक ज्योतिकी का मतलब आप इसे एनर्जी के सेंस में लें, एक ऐसी एनर्जी जो विभाजन कराती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ग्रीक शब्द, ठीक है, एक ग्रीक शब्द, ठीक है, और उस ग्रीक शब्द का नाम क्या है, मैरिस्टो।
एक ग्रीक शब्द मैरिस्टो से लिया गया है, ठीक है। और मैरिस्टो का मतलब क्या होता है बच्चे? मैरिस्टो का मतलब ये होता है विभाजन। मैरिस्टो का मतलब क्या है? विभाजन। तो देखिए, एक ऐसी ऊर्जा, यहां पर ज्योति का सेंस यहां ऊर्जा से है, और विभ का मतलब है विभाजन। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा या एक ऐसे ऊतक जो क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा का प्रयोग करके विभाजन में सहायता कर रहे हैं। आपने कोशिका में, मैंने आपको हिंट जरूर दी थी, दो प्रकार के विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। हाँ, ये सब लिखवाऊंगा, हालांकि इतना तो नोट कर लेना ना यार, थोड़ा बहुत तो लिख ही रहोगे साथ साथ में। हालांकि मैं लिखवाऊंगा सारी बातें, बट स्टिल थोड़ा बहुत नोट करते रहो चार्ट। कई बार क्या होता है, दिमाग से कोई चीज उतर जाती है, हालांकि उतरेगी नहीं, सब कुछ लिखवा दूंगा, बट फिर भी ठीक है महक। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि विभ का मतलब होता है विभाजन, और ज्योतिकी का मतलब यहाँ पे ऊर्जा के सेंस में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये समसूत्री विभाजन करते हैं। विभाजन करेंगे, लेकिन विभाजन भी कैसा? समसूत्री विभाजन। याद करो, जब मैं आपको केंद्रक पढ़ा रहा था, तो केंद्रक में मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, क्रोमोसोम्स, याद है? क्रोमोसोम्स पढ़ाई थी मैंने आपको, और फिर मैंने वहां पर आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स ही दो तरह की होती हैं, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स। याद करो, ऑटोसोम्स जो थे वो 22 पेयर थे, एलोसोम आपका एक पेयर था, याद करिए। तो 46 क्रोमोसोम में हमने 44 एक तरफ पढ़े थे और 2 एक तरफ पढ़े थे, एक्स वाई, याद है? सेक्सुअल क्रोमोसोम जिसको हमने कहा था, एलोसोम्स, जो एक स्पेशल सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू, ठीक है, मियोसिस के थ्रू क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो वही जो माइटोसिस जो था, वो माइटोसिस यहां पर होता है, एक स्पेशल विभाजन है ये। तो माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री को क्या बोला जाता है बेटा? माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस के थ्रू, भाई देखो, ग्रोथ होना, एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके एक एडल्ट बन जाता है। आप सभी आज छोटे बच्चे हैं, आज क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आप एडल्ट हो जाएंगे, आपके शरीर की ग्रोथ होगी, है ना? अभी आपकी हाइट हो सकता है 3 फीट है, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी हाइट 5 फीट कुछ इंच की हो जाएगी, है ना? अभी अगर बात करी जाए तो आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के ऐसे हिस्से हैं जो अभी डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं हुए, जो आगे जाके समय के साथ साथ और डेवलप होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी आपका मुंह थोड़ा सा छोटा है फॉर एग्जांपल, आगे चल के आपका मुंह थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, है ना? बहुत सारी चेंजेस हो गए आपके शरीर के अंदर, कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस आएंगे। अभी आपकी दाढ़ी नहीं है, आगे जाके आपकी दाढ़ी आएगी अगर कोई मेल है तो, ठीक है। कई, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर भी। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ग्रोथ हो रही है आपकी, और अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपके शरीर में डेली कई प्रकार की कोशिकाएं मरती हैं और कई प्रकार की कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो ये कोशिकाएं जो जन्म ले रही हैं, ये कोशिका विभाजन के थ्रू ही तो हो रहा है। तो मतलब एक बात समझ में आती है कि एक छोटा सा बच्चा अगर वो मां के पेट में डेवलप हुआ है ना, तो वो कोशिका विभाजन के थ्रू ही हो रहा है, समझिए। यानी कि ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए बच्चों कोशिका का विभाजन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कभी कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही तो वहां पे वृद्धि नहीं हो रही। इस बात को प्लीज समझिए, अगर कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही, दैट मींस वहां पे वृद्धि नहीं हो रही, फिर वो स्टैग्नेंट कंडीशन है, वहां पर कोई वृद्धि नहीं है तो कोई ग्रोथ नहीं है। इस बात को प्लीज समझिए, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो विभाजन है, तो विभाजन तो बेटा किसका विभाजन? अरे पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन। और आपको पता है कि जो कोशिकाएं हैं वो दोनों में समान होती हैं। हाँ, हालांकि अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूं और पादप कोशिका की बात करूं तो फिर डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास तो ब्रेन की सेल है, हमारे पास तो हार्ट की सेल है। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि न्यूरॉन्स पेड़ के अंदर भी हैं, पेड़ का भी कोई दिमाग होता है, या पेड़ के अंदर भी दिल है, या आप कह लोगे कि पेड़ के अंदर भी लीवर है, पेड़ के अंदर भी किडनी है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट है। पेड़ के अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो डिफरेंट तरह की होंगी, हमारे अंदर जो कोशिकाएं वो डिफरेंट तरह की हैं। हम जूलॉजी में अपने सिस्टम को पढ़ते हैं, जब बॉटनी पढ़ोगे तो पेड़ के अंदर जितने कोशिकांग हैं उनको आप पढ़ोगे। मेजर तौर पे, मोटे तौर पे जो कोशिकांग है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। भाई हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ में नहीं होता, जैसे आरबीसी वगैरह में नहीं होता। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि लामा और कैमल, याद हो अगर आपको, तो उनके आरबीसी में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, बताया था मैंने आपको, मतलब केंद्रक वगैरह पाया जाता है, आपको ये चीज बताई थी मैंने। चलो खैर उसको छोड़ते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, पादपों का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, लेकिन कॉमन क्या चीजें? कॉमन है फंडामेंटल चीजें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह हैं, मुख्य तौर पे दोनों जगह हैं।
लाइसोसोम्स दोनों दोनों जगह हैं, केंद्रक दोनों जगह हैं, है ना, राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण के लिए दोनों जगह हैं, गोल्जी बॉडी दोनों जगह हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका दोनों जगह हैं, वैक्यूल्स दोनों जगह हैं। वहां पर ज्यादा बड़े हैं, यहां पर छोटे हैं, रसधानियां जिनको कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उनके पास नहीं है, आपके पास हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कोशिकांग हो सकते हैं ना जो पादप के पास ना हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पादप के पास हैं, आपके अंदर नहीं है। जैसे सेल वॉल की बात करूं, प्लांट सेल में है, आपके पास नहीं है। सेल वॉल कोशिका भित्ति प्लांट सेल की कैटेगरी है। प्लास्टिड आपने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो प्लास्टिड जो है आपके पादप कोशिकाओं में होता है, आपके शरीर में नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो बेसिक तौर पे जो कोशिकाएं हैं वो हम दोनों की कोशिकांग समान है। कोशिकाएं डिफरेंट हो सकती हैं, कोशिकांग तो समान ही है ना। बताओ, कोशिका के जो अंग है वो तो समान है ना। इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमने क्या बात करी कि जो विभ ज्योतिकी ऊतक है उसके अंदर जो विभाजन है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। मतलब अगर अमरूद का बीज डालोगे तो अमरूद का ही फल जो है वो बनेगा, या अगर आपने आम का बीज डाल दिया तो आम का ही वहां पर बनेगा। मतलब एक छोटी सी बात समझ गए, है ना। कैरेक्टर्स के ऊपर भी हम नहीं जा रहे, तो विभाजन होगा उसका, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो हमने ये देखा कि यार एक ऐसा टिश्यू है ना जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक ऐसा ऊतक, ऊतकों में भी एक ऐसे विशेष प्रकार के ऊतक जो क्या करेंगे? विशेष प्रकार के ऊतक बेटा जो पादप की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वृद्धि के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। वो हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि ये जो ऊतक हैं ये पादप के उन हिस्सों में होंगे जो हिस्से ग्रोथ करते हैं। जैसे जड़ें ग्रोथ करती हैं तो जड़ों की वृद्धि के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जो जब पौधा अगर बड़ा हो रहा है धीरे धीरे तो उसको एक लंबाई मिल रही है, उसको एक हाइट मिल रही है। हाइट मतलब ग्रोथ हो रही है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इस बातों को हम बाद में धीरे धीरे करके समझेंगे। तो अभी के लिए एक बात हमने ये समझी कि प्राइमरी टिश्यू जो है वो कौन है हमारे? वो मेरिस्टेमेटिक है ना, हमारे मतलब पादप के, प्लांट के। मैं प्लांट के बेसिस पे आपको समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान समझना। हमारे अंदर ना समझने लगना तुम कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे अंदर भी है, नहीं है ना। जाइलम फ्लोएम हमारे अंदर नहीं है, ये प्लांट के टिश्यूज हैं। ठीक है, तो प्लांट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि जब तक एक पेड़ जिंदा है ना, उसके अंदर कोशिका का विभाजन होता रहता है, नो डाउट। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है जब उस पेड़ के अंदर, ठीक है, उस पेड़ के अंदर कोशिकाओं का विभाजन होना रुक जाता है। समझ रहे हैं? जब तक वो पेड़, देखो परमानेंट टिश्यू नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। थोड़ी देर के लिए तुम ये सुनो, थोड़ी देर के लिए तुम इस बात को समझो कि परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। ठीक है, एक जो छोटा पौधा जब वो पैदा हुआ, जब वो बना एक छोटा पौधा, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यू? सिर्फ और सिर्फ उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभ ज्योतिकी ऊतक। सिंपल सी बात। और अब ये जब तक जीवित रहेगा पौधा, ये अपनी कोशिकाओं में विभाजन करेगा, ये अपनी कोशिकाओं में विभाजन करेगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये एक छोटा सा पौधा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसकी जड़ें अंदर तक आई हुई हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ये सीन है कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इस तरह से था, ये इसके ऊपर पत्ते लग रखे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इस पे पत्ते रखे। अब क्या हुआ कि ये जो पौधा था, अब ये जो पौधा है, इस पौधे की वृद्धि होना शुरू हुई। ये पौधा जो है धीरे धीरे एक पेड़ बन जाएगा। ठीक है, एक धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होके एक पेड़ बना। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, हालांकि मैं कल और अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस आप समझें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये इस पौधे की जड़ें हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है।
क्या हुआ कि इसके अंदर लग गई ये पत्तियां, देख रहे हो, इसके अंदर ये पत्तियां लग गई। और कुछ कुछ ऐसी भी पत्तियां आई जिन, मतलब एक मिनट, इस तरह से कुछ कुछ पत्तियां आ गई और कुछ ऐसा भी हुआ कि भाई क्या लग गए, फल लग गए। मान के चलो फॉर एग्जांपल टमाटर का पेड़ है, तो देखो टमाटर लगे हुए हैं, है ना, कुछ ऐसा हुआ कि भाई टमाटर लगे हैं। और फॉर एग्जांपल यहां पर है, इस जगह टमाटर लगे हैं, है ना, या कुछ भी है, कोई भी फल लगा है, आप कुछ भी कह लीजिए, कोई फल लगा हुआ है फॉर एग्जांपल यहां पे, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम बात करें तो एक छोटा सा पौधा जब वो पैदा हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उसके कई प्रकार के ऐसे उसके शरीर में अंग थे जिनकी ग्रोथ हुई और वो बड़ा होके एक हाइट को छू गया। मान के चलो इतनी हाइट तक वो पहुंचा, बस अब इसके ऊपर वो नहीं बढ़ सकता, मान के चलो इसके ऊपर अब वो नहीं जा सकता, ठीक है, अब इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। अब नहीं जा सकता तो अब आप समझ रहे हो भाई, आपके घर पे जहां पर भी आप रहते हो, आपके घर के आसपास कई प्रकार के पेड़ होंगे बड़े बड़े। आपने हो सकता है कि कोई ऐसा पेड़ देखा हो जो आपके सामने उगा था, ठीक है, कोई मान के चलो पीपल का पेड़ आपके सामने उगा, अब एक लेवल पे आके पीपल के पेड़ की हाइट रुक गई। आप समझ रहे हो, पीपल के पेड़ की हाइट एक समय पे आके रुक गई, यानी कि अब हाइट नहीं बढ़ेगी, जितना था उतना ही है। टहनियां टूट रही हैं, नहीं आ रही हैं, पत्तियां टूट रही हैं, नहीं आ रही हैं। यूजुअली टहनियां भी नहीं टूटती हैं, है ना, यूजुअली टहनियां नहीं टूटती हैं, पत्तियां ही टूटती हैं। हालांकि उसके लिए मैं आपको प्लांट हार्मोन्स पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से हैं जो प्लांट को मतलब पतझड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि वो कौन सा हार्मोन है। इथाइलिन होता है जो पत्तियों को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पकाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फलों को, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल बनाना, और क्यों नहीं बनाना। बट अभी मेरी बात को सुनो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़, ठीक है, मेरा ध्यान मत भटकाइए प्लीज़, ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि अब ये एक हाइट पे जाके ये और वृद्धि नहीं करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जब यहां पर ये वाले जो ऊतक थे, देखो ध्यान से, यहां का जो ऊतक था जिसको हम कहते हैं एपिकल ऊतक, आगे चल के पढ़ाऊंगा, यहां पर ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो वृद्धि कर रहा है, और ऐसे ही जो ये रूट वाले हिस्से हैं ये भी वृद्धि कर रहे हैं। देखो पहले छोटे छोटे थे, अब ये जड़ें और आगे जाके गहरी हो जाएंगी, देखो। तो मतलब रूट और शूट, इसको कहते हैं शूट, ये शूट वाला हिस्सा है और ये रूट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो रूट और शूट हैं वो क्या हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो यहां पर तो ये बढ़े, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये रुक गए, इनकी अब और ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को प्लीज समझिए, ठीक है, इस बात को प्लीज समझिए कि जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू थे वो एक समय तक तो पेड़ पौधों के अंदर ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है पेड़ पौधों के अंदर जब ग्रोथ रुक जाती है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा समय आता है जब ग्रोथ रुक जाती है, फिर ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ किन किन चीजों की हो सकती है, जैसे भाई पत्तियां हैं, गिर रही हैं तो नई पत्तियां आ रही हैं, वो ग्रोथ अलग है, ठीक है। जड़ें जो हैं वो नीचे जा रही हैं, एक समय पे मैक्सिमम जड़ें पहुंच गई हैं, अब जड़ें और नहीं बढ़ेंगी, रुक गई, ठीक है। एक पेड़ को आप देख रहे हो कि आज एक पेड़ इतना मोटा हो चुका है, मान के चलो इतना मोटा हो चुका है एक पेड़, आप देख रहे हो उसको, तो अब ये इससे ज्यादा और मोटा नहीं होगा, उसकी चौड़ाई जितनी है ना, जो गिर्थ था उसका, वो जितना, मतलब गर्थ कहते हैं उसको, सॉरी गिर्थ नहीं, गर्थ जो होता है, यानी कि जो चौड़ाई थी, विड्थ थी उसकी, जितनी चौड़ी होनी थी वो हो गई, अब इससे ज्यादा चौड़ा नहीं हो रहा पेड़, जितना होना था हो गया, रुक गई अब। यानी कि वो ग्रोथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा रहे थे
वो ग्रोथ एक समय पे आके बेटा रुक गई, और जब रुक गई तो अब कोई ग्रोथ हो नहीं रही है। तो यानी कि इन टिश्यूज में अब कोई ग्रोथ नहीं है, ये टिश्यूज अब कोई ग्रोथ नहीं करा रहे, तो नहीं करा रहे तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाएंगे, यही बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक। अब इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। बात समझ में आई आपको? तो यानी कि जब तक ग्रोथ हो रही है, जब तक कोशिका विभाजन हो रहा है, जब तक पेड़ के अंदर या कह लीजिए पौधे के अंदर, पादप के अंदर जब तक वृद्धि हो रही है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि वृद्धि रुक जाएगी, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं बच्चे वो कन्वर्ट हो जाएंगे और बन जाएंगे क्या, परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक अब स्थायी हो चुके हैं, कोशिका के अंदर कोई भी विभाजन नहीं होगा। बताइए समझ में आई चीजें? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के अंदर एक डिफरेंस कर पा रहे हैं? इतना बताइए पहले। बोन मैरो हमारे शरीर में कहां पाया जाता है? पहली बात, बोन मैरो की स्पेलिंग तुमने गलत लिखी है, और बोन मैरो हमारी हड्डी के अंदर पाया जाता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं ना, कुछ विशेष जो हड्डियां हैं हमारी, मेजर तौर पे हर हड्डी के अंदर नहीं, कुछ हड्डियां खोखली भी होती हैं, ठीक है, बट जो मेजर हड्डियां हैं हमारी, उनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है, जहां पर आपकी बनेगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक बार यस करिए बच्चों, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? सर एक ट्री कितने साल जीता है? महक, ये डिपेंड करता है उस पेड़ को जब आप काटेंगे तो जो इसका ये गिर्थ वाला हिस्सा था, इसके अंदर कितनी रिंग्स हैं, इन रिंग्स को हम गिनेंगे, ठीक है, और इन रिंग्स को आप गिनेंगे और उससे हम एक पेड़ की उम्र बता सकते हैं, ठीक है। क्या नाम था? महक, ठीक है। महक, मान के चलो एक पेड़ है, उसके अंदर, ठीक है, एक पेड़ था, जब आप लकड़ी काटते हो ना, आपने देखा होगा, जब आप लकड़ी काटते हो तो लकड़ी के अंदर जब आप देखोगे, कभी कोशिश करना, जब कभी पेड़ कट रहा हो ऐसे, मान के चलो ऐसा पेड़ है और पेड़ को आपने ऐसे ऐसे काट दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा गिर या नीचे आप देखोगे, तो आप उसको देखना, उसके अंदर आपको रिंग्स दिखेंगे, वलय दिखेंगे, तो अगर आप इन रिंग्स को काउंट कर लोगे तो उससे आप एज बता सकते हो, ठीक है। एक जो रिंग होती है वो 10 साल में बनती है, एक पेड़ के अंदर ऑन एन एवरेज एक रिंग 10 साल में बनती है। मान के चलो आपने लकड़ी काटी, पेड़ को काटा, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 रिंग मिले आपको, तो 4 इंटू 10, क्योंकि एक रिंग 10 साल में आई तो 4 रिंग कितने साल में आई होंगी? 40 साल। मतलब उस पेड़ की उम्र कितनी है? 40 साल। समझ में आया? ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। और ये लेटरल जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, या जिसको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। पार्श्व, जो पार्श्व आपका विभज्योतिकी है ऊतक, वो रिस्पॉन्सिबल है। नीरज भाई, तो ऑब्वियस बात है, टाइम से आना चाहिए ना, कैसे समझ में आ जाएगा? ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? जिनको अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग एक बार दोबारा से लेक्चर देखिएगा, ये आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से एज का पता करते हैं। रिंग्स देख लो, जितनी ज्यादा रिंग होंगी किसी पेड़ के अंदर, वो पेड़ की लकड़ी उतनी ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। रिंग कम है तो वो पेड़ जो होगा उसकी कीमत कम होगी। इस बात को ध्यान से समझिए। सर फिगर बना, क्या तुम लोग को फिगर की स्पेलिंग नहीं आती? निशा, FIGUR होती, तुम बोल रहे हो FIGER। क्या होगा तुम लोग का? तुम लोग की हिंदी तो कमजोर है ही, तुम्हारी अंग्रेजी और ज्यादा बर्बाद है उससे। थोड़ा कोशिश करा करो यार, तुम लोग को पता लगना चाहिए क्या बता रहे हो। व्हाट्सएप थोड़ी चल रहा है क्या? हाँ भाई, तुमने लिख दिया गुड नाइट, हैं, गुड नाइट, व्हाट्सएप तो चल नहीं रहा। हाँ, फिगर बनाओ, जो बन रहा है, जो चीज़ें हैं उनका फिगर बनाओ आप, बिल्कुल। और क्या, बाकी मैं PDF दे दूंगा तब बना लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये बता दो कुछ चीज़ें जो मैंने समझाने की कोशिश करी हैं, क्लियर हुआ ना आप लोगों को? ठीक है, यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल जो एक रिंग है ना, एक रिंग, इसको मैं लिख देता हूं, जो एक रिंग है वो 10 साल में आता है। एक रिंग बच्चा 10 साल में आता है, 10 ईयर्स में। तो यहां पे कितने हैं? 1 2 3 है, तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 30 साल हो गई। 3 रिंग है ना, 1 2 और ये 3, तो इस पेड़ की उम्र हो गई 30 साल, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। बना लो, बनाना है तो क्या दिक्कत है, पेड़ पौधे तो बनाने हैं, उसमें कौन सा डायग्राम है ये बनाओ, लेकिन ये ज़रूरी है,
इसको बना लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा अभी, ठीक है? तब बना लेना, अभी तो नहीं बन सकता अब अगर आपने नहीं बनाया तो, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। अब आराम आराम से पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी, बहुत सारी अंदर चीज़ें हैं, बट एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेल डिवीज़न हो रहा है और यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होगा। मतलब ये जो ऊतक हैं वो कोशिका की विभाजन या कह लीजिए जो वृद्धि है ना, जो पेड़ है या पादप है उसकी वृद्धि के लिए सहायक हैं, वृद्धि करवाते हैं, और ये वृद्धि नहीं करवाते, ठीक है? सर हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? गौरव, उसका नाम है पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी का एक जो मतलब सॉरी पिट्यूटरी कह रहा हूँ, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है? जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है ना, वो हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस आपके फोर ब्रेन यानी कि प्रोसेंसेफेलॉन के अंदर, ठीक है, डायनसेफेलॉन का हिस्सा होता है, ठीक है? तो वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी का आमतौर पे जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 90, ठीक है, लगभग लगभग आप कह सकते हो 96 समथिंग फ़ारेनहाइट इतना होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी तब आप देख लेना। हाँ, हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है? हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी हमारी मास्टर है और मास्टर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस, तो इसलिए हम उसको कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ठीक है? क्लियर गौरव? चलो सवाल पढ़ा क्या रहा हूँ, सवाल तुम्हारा कहाँ से है? 10th में जब आओगे ना तब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? पूरा ब्रेन पढ़ाऊंगा आपको 10th में जब आप आओगे, डोंट वरी, ठीक है? गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।